नमस्कार। एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में आज की फैमिली ऑर्किडेसी है, जो कि एक मोनोकॉट फैमिली है। और ये फैमिली की खासियत ये है कि इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं और एक एडवांस फैमिली मानी जाती है। मोनोकॉट की बात करें तो उसमें तो मोस्ट एडवांस है और बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन मिलते हैं, सेपल, पेटल, टेपल्स, इन सब में। और जैसा कि आप ये स्लाइड में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं और एक ऑर्नामेंटल के हिसाब से बहुत ही प्रेशियस फैमिली है ये ऑर्किडेसी, जिसको ऑर्किड फैमिली के नाम से भी जानते हैं और इसका भी नामकरण ALD जैसू ने किया था। तो आइए आज इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ तक बात हम करेंगे तो वहाँ पर हम ये पाते हैं कि इसमें 788 जनरा फ़िलहाल रिपोर्टेड हैं और 18,500 स्पीशीज़ हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है एस्टेरेसी। एस्टेरेसी जो है वो डाइकॉट की फैमिली है और अगर टोटल एंजियोस्पर्म में देखें तो एस्टेरेसी नंबर 1 और नंबर 2 पर फिर ये ऑर्किडेसी आती है, जिसमें आप देख ही रहे हैं कि 788 जनरा और ये अब बढ़ भी चुके होंगे और लगभग जो है 18,500 स्पीशीज़ है। तो क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है इसीलिए एडवांस फैमिली मानी जाती है। जैसे एस्टेरेसी का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, वैसे इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड है। तो इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्ट कॉमन इन मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो जहाँ पर भी मॉइस्ट कंडीशन मिल जाती है, ख़ासकर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वहाँ पर ये एपीफाइट की तरह ग्रो करते हैं, बड़े प्लांट्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं एपीफाइट की तरह से। और इसके अलावा जो सब ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पर ट्रॉपिकल से थोड़ी कम रेंज होती हैं उन वहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं और टेम्परेट रीजन्स में भी ग्रो करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, कोई ऐसा पर्टिकुलर एक कोई क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है जहाँ पर ये ना ग्रो कर सकें। ये बात और है कि बिल्कुल ही ज़ेरिक कंडीशन होगी तो वहाँ पर हमें इसमें अभी तक की इतनी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिली है। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि बेंथम मुकर ने इसे कोई ऑर्डर नहीं दिया था। उन्होंने जो इसकी बात की थी वो क्लास दिया था मोनोकोटिलिडेंस और सीरीज़ इसमें जो सुपर ऑर्डर उनके वक्त में था माइक्रोस्पर्मी दिया हुआ था। उसके बाद कंक्रिस्ट ने इसको पहली दफ़ा ऑर्किडेल्स ऑर्डर में रखा। तख्ताजान ने भी ऑर्किडेल्स रिपीट किया, डेलग्रीन ने भी ऑर्किडेल्स में डाला, थॉर्ने ने भी ऑर्किडेल्स में डाला। लेकिन फिर जब APG सिस्टम आ गया जिसमें फाइलोजेनी को बहुत ज़्यादा महत्व देने दिया जाना शुरू कर दिया गया तो वहाँ पर फिर इसका ऑर्डर चेंज हो गया और फाइलोजेनी के हिसाब से इसका ऑर्डर एस्परजेल्स है। तो ये ऑर्डर का एक चेंज हुआ है इतने बहुत लंबे करीब 50-100 साल के आसपास में। सेलिएंट फीचर हम देखेंगे तो हर्बेशियस है, एपिफिटिक है तो हर्बेशियस ही होते हैं, पेरिनियल होते हैं और रूट में इनमें वेलामेन पाया जाता है। ये कभी कभी बहुत सवाल आता है कि वेलामेन किस में पाया जाता है, तो ऑर्किड्स उसमें एग्जाम्पल होते हैं, वेलामेन पाया जाता है। स्पेशल टाइप के ये टिश्यूज़ होते हैं। लीफ डिस्टिकस होती हैं। फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं, मोनोकॉट का करेक्टर है। जाइगोमॉर्फिक होते हैं, मोनोकॉट का करेक्टर है। कोरोला में 2 लेटरल पेटल्स पाए जाते हैं और लेबिलम पाया जाता है। एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है लेबिलम, वो यहाँ पर मिलता है। अभी फिगर्स आएंगे वहाँ पर वो बात क्लियर हो जाएगी। पॉलन जो है वो पोलेनिया में होते हैं। तो एक डाइकॉट फैमिली, एस्कल्पीडियोइडी सब फैमिली है एपोसाइनेसी में, वहाँ पर पोलेनिया मिलते हैं और यहाँ पर भी पोलेनिया मिलते हैं। ओवरी इंफीरियर होती है और सीड इसके बहुत छोटे होते हैं। तो ये इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं। अब आइए और डिटेल में बात करें। मेजर जनरा, अब इसमें आप एक के बाद एक खूबसूरत प्लांट देखते चले जाएंगे। तो मेजर जनरा में अगर बात की जाए तो प्लूरोथैलस है, जिसकी 1100 स्पीशीज़ हैं। सबसे बड़ा ये जनरा जीनस है इस पर्टिकुलर फैमिली में और ये इसका पिक है प्लूरोथैलस का। तो देखिए बहुत खूबसूरत एकदम पान जैसे पत्ते हैं और उसके बाद ये फ्लावर्स है, ये बड निकल रही है, ये फ्लावर्स हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत एक अच्छा सा अपीयरेंस देता है। उसके बाद है बल्बो फिलम। इसकी 970 स्पीशीज़ हैं और ये आप देख सकते हैं कि एक बड़े प्लांट के जो स्टेम है उसके ऊपर ये एपीफाइट की तरह ग्रो कर रहे हैं और इसमें भी पत्ते बड़े बड़े हैं और साथ में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आता है इस क्रम में वो डेंड्रोबियम है, जिसमें 900 स्पीशीज़ हैं। वही आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं। उसमें जो कलर हैं वो दो दो आते हैं, तो कंट्रास्टिंग कलर दो मिल जाते हैं। दूर से ही दिख के इंसान इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है।
फिर है एपीडेंड्रम, इसकी 800 स्पीशीज़ हैं और ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर वाले, बहुत वाइब्रेंट कलर इनका ऑरेंजिश रेड होता है। और साथ में जो इसके टपल्स पेटल्स हैं उनमें भी कलर का फ़र्क होता है, जैसे येलो और ये ऑरेंज का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, यहाँ पर येलो और वाइट का बना हुआ है। तो ये बड़े इसमें खूबसूरत होते हैं। आप कभी भी बहुत से वीडियोस भी पड़े होंगे यूट्यूब पे जहाँ पे ऑर्किड्स के बारे में आप देखेंगे तो वो और अच्छी फील आपको आएगी और बहुत ही मज़ा आएगा इन प्लांट्स को देखने में। फिर है हेबरनिया, इसकी 580 स्पीशीज़ हैं और ये इसका पिक है। इसमें भी ये जो फ्लावर हैं देखिए जीप की तरह नीचे लटके होते हैं, इसी को लेबलम भी कहते हैं जो अभी शुरू में बात हुई थी। इसके अलावा लाइपेरिस है, 320 स्पीशीज़ है, लाइपेरिस का प्लांट ये हो गया। तो सभी में आप देखते हैं कि पत्ते खूब बड़े बड़े होते हैं, कैना की तरह जैसे बड़े पत्ते होते हैं, यहाँ पर भी पत्ते बड़े होते हैं। लेकिन जो फ्लावर्स हैं, जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें हमें मिलते हैं। मेलेक्सिस है, इसमें 280 स्पीशीज़ हैं और ये प्लांट है, ये ज़मीन पे भी ग्रो कर जाता है। ओबिरोनिया है जो कि 280 स्पीशीज़ इसमें भी हैं और ये इसमें दूसरे प्लांट के ऊपर एपीफाइट की तरह ग्रो करता है। और इसमें ये बड़ा अच्छा सा ये कैटकिन लाइक इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इन्फ्लोरेसेंस में भी काफ़ी डाइवर्सिटी होती है और जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी होती है। बहुत ही एक मतलब शानदार फैमिली कह सकते हैं हम। और एवोल्यूशन के हिसाब से हम देखते हैं कि एपीफाइट हो गया कि जिसने अपना जो जीवन है वो दूसरे प्लांट पर निर्भर करके जीना सीख लिया, तो एडवांसमेंट आ गया कि लाइफ को दूसरे प्लांट के मुताबिक ये अपने आप को जी भी लेते हैं और उनसे कुछ लेते भी नहीं, बस एक शेल्टर के अलावा और कुछ इनको नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए कि एपीफाइट है ना कि पैरासाइट है। फिर है कैलेंथी, इसमें 100 स्पीशीज़ हैं। कैलेंथी का ये बहुत ही खूबसूरत इन्फ्लोरेसेंस होता है। और वनीला है सॉरी, वनीला है जिसमें कि 100 स्पीशीज़ हैं। यही वनीला का जो फ्लेवर होता है वो इसी से ही मिल जाता है। तो ये भी एक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट माना जाता है वनीला। वेंडा है, वेंडा में वेलामेंट टिश्यू की जो बात आती है उसमें वेंडा का एग्जाम्पल अक्सर एग्ज़ाम में जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके एक आंसर में वेंडा ज़रूर होता है। तो ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये पीछे ये बड़े प्लांट का तना है और उसके ऊपर एपीफाइट की तरह ये वेंडा ग्रो करता है और ये इसके फ्लोरल स्ट्रक्चर हैं जिसमें एक अलग से ये स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, इसको कहते हैं लेबिलम। अब जो एक डिस्क्रिप्शन देखें ओवरऑल क्या है, तो पेरेनियल हर्ब्स हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जैसे एक आपको एग्जांपल दिखाया था मेलेक्सिस में जो ज़मीन पे निकल रहा था, इसी तरह से ऑर्किड्स भी ज़मीन पे निकल आता है। एपिफिटिक होते हैं, एपिफिटिक में जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो ओबिरोनिया है और डेंड्रोबियम है। और कुछ सेप्रोफिटिक फॉर्म है, तो एपिफाइट तो है लेकिन सेप्रोफाइट की तरह भी ये मिल जाते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोडिया और एपिगोनियम, ये सेप्रोफिटिक फैमिली है। तो आप ये भी देखिएगा कि न्यूट्रिशन के लेवल पे भी इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई, तो इसने अपने आप को सारे ऑप्शन खोल के रखे हुए हैं। तो जितने ज़्यादा ऑप्शन प्लांट के पास उसको सर्वाइव करने के मिलते जाएंगे उतने ही हम मानते हैं कि वो एडवांस फैमिली, और यही वजह है कि इसकी डाइवर्सिटी हमें दुनिया भर में इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है। रेयरली जो है ये क्लाइंबर होते हैं, जिसमें वनीला जो आपने अभी दिखाया था मैंने बड़े प्लांट के ऊपर, वो क्लाइंब करके चल रहे थे। और इनमें राइजोम्स पाया जाता है जो कि ट्यूबरस होता है, और जो रूट्स हैं वो भी ट्यूबरस होती हैं। कॉम्स और रूट स्टॉक भी इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि ग्लैडियोलस में कॉम्स मिलता है वैसे ही यहाँ पर भी कॉम्स मिल जाते हैं। रूट जो है माइकोराइजल होती हैं, तो इसमें फंगल एसोसिएशन पाई जाती है। मल्टी सीरियट एपिडर्मिस होती है, और जो इसमें डेड सेल्स होती हैं वहाँ की, उसी को हम कहते हैं वेलामिन। स्टेम, ये बाकी में नहीं रहता वेलामिन, डेड सेल्स हैं वो छाल बन के गिरती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर वो वहाँ पर रिटेन कर ली जाती हैं, और वो जो पूरा एक टिश्यू डेड पोर्शन बनता है, डेड टिश्यू बनता है, उसको वेलामिन कहते हैं। स्टेम फोलिएट होता है, पत्तियों की तरह होता है, और या फिर स्केपोज होता है, तो जो स्केप करके जैसे पत्तियां हैं उसी तरह से ये भी बन जाता है। बेस जो है ऑफन थिकेंड होता है और सूडो बल्ब बनाता है। तो बल्ब तो कई प्लांट में बनते हैं, जैसे प्याज उसका एग्जांपल है कि बल्ब बनता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता, उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है, उसकी तरह कंपोजिशन नहीं होता, इसलिए इसको सूडो बल्ब कहते हैं। और एरियल रूट इसमें प्रेजेंट होती हैं, ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर मिलता है। लीव्स की हम बात करें तो लीव्स यूजुअली अल्टरनेट होती हैं, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके निकलती हैं, डिस्थिकस होती हैं, रियरली अपोजिट होती हैं, सम टाइम रिड्यूस टू स्केल्स, कभी कभी वो पूरी नहीं बनती, अगर जीरोफिटिक थोड़ी कंडीशन है तो वो स्केल्स बना लेती हैं।
और कभी कभी वो फ्लैशी भी हो जाती हैं, जैसे आप नागफनी वगैरह में देखते हैं वैसे भी हो जाती हैं। सिंपल इंटायर होती हैं और बेस जो है शीथिंग होता है। ये मोनोकॉट का एक करेक्टर होता है कि ज़्यादातर प्लांट्स में जो बेस होता है लीफ का वो शीथिंग होता है, वहाँ पे एक शीट पाई जाती है। और शीट जो है वो क्लोज करती है स्टेम को, तो स्टेम का कुछ पोर्शन जो है वो शीट क्लोज कर लेती है। वेनेशन पैरेलल होता है, मोनोकॉट का एक पिक्यूलियर करेक्टर है। स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं और स्टोमेटा टेट्रासिटिक होते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ये जब आप पढ़ें तो इसमें इंटरनेट के माध्यम से देखें, किताबों के माध्यम से देखें और वो देखें कि वहाँ पर इनका क्या मतलब होता है, क्योंकि हर चीज़ इस प्रेजेंटेशन में मॉर्फोटेक्सोनॉमी में दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आप इसको देखते रहिए कि टेट्रासिटिक क्या होता है, ये देखते देखते आपको याद भी हो जाएंगे। इन्फ्लोरेसेंस में जैसे मैंने बोला था वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो रेसिमोस भी होता है या स्पाइकेट भी होता है, पेनिकुलेट भी होता है, कभी कभी सॉलिटरी फ्लावर्स भी मिल जाते हैं और कभी कभी क्लिस्टोगैमस भी होता है। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है कि इन्फ्लोरेसेंस बनता तो है लेकिन वो कभी भी ओपन टू एयर नहीं होता और एक इनक्लोज स्ट्रक्चर के अंदर सारे जो फ्लावर के पार्ट हैं वो रहते हैं, उसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस। फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन फ्लावर्स में भी होता है इन्फ्लोरेसेंस की तरह। तो फ्लावर्स यूजुअली बाइसेक्सुअल होते हैं और रेयरली यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो ये एक थोड़ा करेक्टर है कि बाइसेक्सुअल इसमें मिल जाते हैं प्लांट, और कम ऐसा होता है कि यूनिसेक्सुअल इसमें मिले। लेकिन जो उनका ओरिएंटेशन होता है वो जैगोमॉर्फिक होता है। यूजुअली शोई होते हैं, बहुत खूबसूरत शोई प्लांट होते हैं। और ऑफन जो है ये अक्सर हम देखेंगे कि 180 डिग्री पर ये ट्विस्टेड होते हैं। और ये जो डेवलपमेंट के दौरान ये जो ट्विस्टिंग होती है 180 डिग्री की, इसको कहते हैं रिसुपिनेट। तो रिसिपुनेट अगर कभी सवाल आता है कि क्या होता है तो आप पाएंगे कि ये आप लिखेंगे कि ये फ्लावर का एक कंडीशन होती है जहाँ पर जब यंग स्टेजेस होती हैं, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है उस वक्त वो 100 डिग्री 180 डिग्री पर वो ट्विस्ट कर जाता है, उसको कहते हैं रिसुपिनेट। अब बात कर लेते हैं पेरियंथ की। तो पेरियंथ डिफ्रेंशिएटेड होता है सेपल्स में और पेटल्स में, दोनों ही इसमें मिल जाते हैं। सेपल की गिनती 3 होती है, 3 होते हैं। ट्राइमरस फ्लावर होते हैं ये, जो कि फ्री भी हो सकते हैं और नीचे से जुड़े भी हो सकते हैं। अक्सर ये होता है कि ये पेटोलाइट हो जाते हैं, लगभग जैसे पेटल होते हैं वैसे ही सेपल भी दिखने लगते हैं। एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है और सिमिलर भी हो सकते हैं। जो डॉर्सल और वेंट्रल होते हैं और या लेटरल होते हैं वो सब एक से लगने लगते हैं, उसमें कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं होता। और जो लेटरल वाला होता है वो चिपका हुआ होता है ओवरी के साथ में। तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि जो लेटरल इसमें है वो दिखने में तो एक ही जैसा होगा लेकिन वो ओवरी के साथ में एडनेट होता है, चिपका हुआ रहता है। पेटल्स 3 होते हैं, ये फ्री होते हैं। और मिडिल पेटल फॉर्मिंग लेबुलम, जो मिडिल पेटल है वो थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता है और एक जीभ की तरह संरचना बनाता है जिसको लेबुलम कहते हैं या लिप कहते हैं। मतलब होठ कह सकते हैं, जैसे हम लोग के चेहरे पे होठ हैं थोड़े से बाहर से निकले होते हैं, वैसे यहाँ पर भी एक लेबुलम बना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी फ्लावर में देख रहे हैं कि कुछ एडिशनल जो स्ट्रक्चर हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और लिप्स की तरह दिखने लगते हैं। ऑफन स्पॉटेड एंड वेरियसली कलर्ड, स्पॉटेड होते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये पेटल्स पे स्पॉट पाए जा रहे हैं और कलर इनके अलग अलग होते हैं। हमने अभी बहुत सी तस्वीरें देखी हैं जिनमें बहुत अलग अलग कलर के पेटल दिखाई पड़े। कभी कभी सैकेट होते हैं, मतलब इनमें एक गहराई सी पाई जाती है सैक लाइक। और कभी कभी ये स्पर्ल्ड होते हैं एट द बेस, एकदम बेस से जो है वो बाहर की तरफ खिल से जाते हैं, उसको कहते हैं स्पर्ल्ड। लेटरल पेटल्स सिमिलर टू सेपल्स, लेटरल पेटल जो होते हैं वो सेपल्स की तरह ही होते हैं। तो सेपल यहाँ पेटल की तरह होते हैं, पेटल सेपल की तरह होते हैं, इसलिए डिफ्रेंशिएशन करना मुश्किल होता है। लेकिन हमें ये पता होता है कि इसमें पेटल और सेपल्स दोनों पाए जा रहे हैं और 3 3 की गिनती है तो 6 गिन लिए जाते हैं। और उसमें एक जो है वो जो मिडिल पेटल होता है वो एक लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको लेबिलम कहते हैं। तो मिडिल वाले में आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पर लेबिलम बन के आया हुआ है। एंड्रोशियम की डिस्क्रिप्शन देखें तो हम पाएंगे कि एंड्रोशियम जो है वो एक स्टेमन से ही रिप्रेजेंट होता है यूजुअल कंडीशन में। कभी कभी 2 होते हैं, जो कि एग्जांपल है एपोस्टेसिया, इसमें 2 होते हैं। इसी तरह से 3 होते हैं एंड्रोशियम या स्टेमन हम कह दें, वो है न्यूवेडिया में। ये एडनेट टू स्टाइल स्टाइल से जुड़े हुए होते हैं और स्टिग्मा के साथ मिलकर एक कॉलम का निर्माण करते हैं जिसको कहते हैं गाइनोस्टीमियम।
गाइनोस्टीमियम, और इसी तरह का स्ट्रक्चर हमने एस्कल्पिडियोइडी में देखा था, जहाँ पर कैलाट्रोपिस प्रोसेरा में गाइनोस्टीजियम बनता था। तो यहाँ पर भी मिलते जुलते स्ट्रक्चर बनते हैं। तो एक तो पोलिनिया का पाया जाना और एक गाइनोस्टीजियम का पाया जाना, ये करेक्टर जो है वो सिमिलरिटी शो करते हैं एस्कल्पिडियोइडी के साथ। हालांकि वो डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ये कभी पास में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो कोई ये कंफ्यूज कर सकता है कि दोनों पास पास के हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपोजिट टू द लिप होते हैं जो भी इसमें जो बनते हैं, ये लिप के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो जैसे ये एक लिप ये बना, तो यहाँ पर ही आपको एक स्टेमन मिल जाएगा। अगर एक है तो एक है, अगर दो हैं तो दो हैं, लेकिन ये हमेशा अपोजिट टू द लिप होते हैं। एंथर सेसाइल होते हैं और कॉलम क्रिएट करते हैं। बाइथिकस नेचर के होते हैं। डेhiscence लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के द्वारा होता है। इंट्रोस कंडीशन होती है। और जो पॉलन से पॉलन ग्रेन्स हैं वो पाउडरी और वैक्सी हो सकते हैं। एग्लूटिनेटेड इनटू पोलिनिया, और ये सारे जो है वो मिलजुल कर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, तो उनको पोलिनिया कहते हैं। पोलिनिया स्कल्पिडियोइडी में आप जानते हैं, लगभग वैसे स्ट्रक्चर यहाँ बनता है। ईच पोलेनियम विद अ स्टेराइल पोर्शन, और हर इस पोलेनियम में एक स्टेराइल पोर्शन होता है जिसे कॉर्डिकल कहते हैं। तो वहाँ पर तो कोरोनरी आउटग्रोथ होती है, यहाँ पर एक स्टेराइल पोर्शन होता है जिसे कॉर्डिकल कहते हैं। तो ये भी सवाल जो है वो कंपटीशन में आ जाता है कि कॉर्डिकल कहाँ पाया जाता है। तो उसमें अक्सर फैमिली का ही नाम दिया होता है या फिर कोई ऐसा जो इसका रिप्रेजेंटेटिव जीनस है वो दिया होता है। ऑर्किडेसी का 2 से 8 पोलेनिया होते हैं किसी एक फ्लावर में। अगर हम देखें तो उसका जो गिनती है वो 2 से लेके 8 तक हो सकती है। अब यहाँ पर आप ये सारे के सारे जो फ्लोरल करेक्टर हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। तो ये नीचे के हो गए, सेपल हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद इसको अल्टरनेट करते हुए ऊपर के पेटल हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक ये लिप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं लेबुलम या लिप। और इसी के साथ जुड़ा हुआ स्टिग्मेटिक सरफेस होता है, क्योंकि वो फ्यूज़ होते हैं दोनों। एंथर कैप भी इसके साथ नीचे जुड़ा होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके गाइनोस्टीजियम बनाता है, जहाँ पर अंदर की तरफ पोलिनिया होते हैं। तो ये इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर हो गया। गाइनोशियम को देखें तो गाइनोशियम भी जैसे यूजुअल मोनोकॉट में होता है, 3 यूनाइटेड कार्पल्स इसमें पाए जाते हैं। ओवरी इंफीरियर होती है और यूनिलोकुलर होती है। प्लेसेंटेशन पैराइटल होता है। रेयरली 3 लोकुलर विद एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब एपोस्टेसिया में क्या है कि इसमें जो प्लेसेंटेशन है वो बदल जाता है। 3 लोकुलर तो होता है लेकिन प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। स्टिग्मा 3 होते हैं, क्योंकि अगर इसमें कार्पल 3 है तो स्टिग्मा भी ऑलमोस्ट 3 ही बनते हैं सभी में। 1 ऑफन ट्रांसफॉर्म इनटू स्टेराइल रोस्टेलम। अब इसमें 3 में एक जो है वो स्टेराइल हो जाता है और इसको बोलते हैं रोस्टेलम। तो ये एक और ये टर्म आ गया जो कंपटीशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट होता है। Later often having a sticky pad called विसीडियम। और इसमें बाद में स्टिकी पैड का ये निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं विसीडियम, जो कि पोलिनिया से अटैच्ड होते हैं। ओव्यूल न्यूमरस होते हैं, माइन्यूट होते हैं, एनाट्रोपस होते हैं और टेन्यू न्यूसिलेट होते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी की है। इसमें आप इन सब टर्म को देखिएगा, इनकी फिगर्स देखिएगा कि क्या होते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया जाए तो वो भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको खुद से देखना चाहिए। जब देखेंगे, खुद से पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आपकी जो मेमोरी है उसमें ये चीज़ें ज़्यादा बस जाएंगी बनिस्बत इस पे कि हम यहाँ बताते चले जाएं और आप उसको सुन के थोड़ी देर याद रखें, बाद में भूल जाएं। तो कुछ आपको होमवर्क भी करना होता है। अब किस तरह से ऑर्किड वर्क करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या इनकी पूरी कहानी चलती है। तो ये बड़ा अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सब चीज़ें क्लियर हैं। ये स्टेम हो गया, उस पर ही डायरेक्ट जो फ्लावर होते हैं वो स्टेम का ही रूपांतरण होते हैं। तो फ्लावर का ये पूरा पोर्शन बन गया। इसमें आप देख रहे हैं लेटरल सेपल, ये भी लेटरल सेपल है। ये डोर्सल सेपल हो गया। यहाँ पर ये एंथर कैप बनती है, आपको दिखाई पड़ रही है। ये पेटल्स हो गए। इसमें एक जो होता है वो लेबुलम बना लेता है, होठ की तरह या जीभ की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको कहते हैं लेबुलम। तो ये एक तो इसमें बदल गया, इसको बोलेंगे लेबुलम। बाकी दो वैसे ही रहते हैं। उसके बाद
जो इसमें इसको अंदरूनी तौर से देखा जाए तो वहाँ पर आपको मिलेगा ही नीचे की तरफ ओवरी दिख रही है। ये तो पेडिसिल हो गया, पेडिसिल के ऊपर ओवरी, ओवरी के ऊपर ये स्टिग्मा दिख रहा है, और स्टिग्मा के साथ में फ्यूज़ होते हुए पोलिनिया है, और पोलिनिया के अंदर एंथर बनते हैं। तो यही गाइनोस्टीजियम दिखाता है। जब भी मेल और फीमेल फ्यूज़ हो जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को गाइनोस्टीजियम कहते हैं। तो एक हम यहाँ पढ़ते हैं और एक हम स्कल्पीडियोइडी में कैलाट्रोपिस प्रोसेरा में पढ़ते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और जब आप कभी ये फैमिली आती है एग्ज़ाम में और आप करते हैं तो अगर ये फिगर आप बना देंगे तो आपकी जो मार्किंग है वो काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट जो है वो लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल होता है, सॉसेज शेप्ड हो सकता है, तो उसमें ये बेरी कंडीशन में आ जाता है। सीड न्यूमरस होते हैं, माइन्यूट होते हैं। एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। पॉलिनेशन मोस्टली बाय इंसेक्ट सच एज बीज, वैप्स, मॉथ एंड बटरफ्लाई। तो इंसेक्ट से डिपेंडेंट होता है पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि फ्लावर जो है इसमें इस तरह से बनते हैं कि बिना पॉलिनेशन के वो जल्दी जो पॉलन है वो दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते। इसके ज़्यादातर एपीफाइट होते हैं, तो एक और ये समस्या होती है। और फ्लावर शो ही इसीलिए होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। फ्लावर्स ऑफ ऑफरिस, ये ऑफरिस एक जीनस है जो रिजेंबल करता है फीमेल वैप्स की तरह। और पॉलिनेशन जो इसमें होता है वो, क्योंकि जो मेल वैप्स हैं उसकी तरफ इसी वजह से अट्रैक्ट करते हैं कि उनको लगता है कि फीमेल वैप्स है। और इस तरह का जो कंडीशन पॉलिनेशन की कहलाती है उसको सूडो कॉपुलेशन कहते हैं। तो क्योंकि मेल वैप्स जो है अट्रैक्ट हो जाता है इसके शेप और कलर वगैरह देखकर, वो ये सोचता है कि ये फीमेल है वहाँ पर, तो उसकी गलती की वजह से ये वहाँ जाते हैं और उसके बाद पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये एक कुदरती एक फिनोमेना है जो बना दिया गया, कि इस तरह से उनको बनाया गया ताकि ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो मेल वैप्स हैं वो आएँ और पॉलिनेशन में सहायक सिद्ध हों। टाइनी डस्ट लाइक सीड्स जो होते हैं ये डिस्पर्स होते हैं विंड के द्वारा। तो जितना अगर छोटे हैं तो ज़्यादातर विंड के द्वारा ही डिस्पर्स होते हैं, और डस्ट है तो डस्ट भी विंड के द्वारा डिस्पर्स होती है। तो वो भी एक नेचर ने इनको ये प्रावधान दे दिया कि इस तरह से इनका डिस्पर्सल सीड का होगा। यहाँ पर एक बार वही फिगर जो आप कॉपी में बनाएंगे फाइल में बनाते हैं, और दोबारा से इसको समझ लीजिए कि ये नीचे पेडिसिल है, ये ओवरी है, उसके अलावा ये आउटर टेपल्स हो गए, और ये फिर कॉलम बन रहा है, कॉलम में स्टिग्मा बन रहा है, ये ऊपर एंथर बन रहे हैं, दोनों एक फ्यूज स्ट्रक्चर बनाते हैं, गाइनोस्टीजियम इसे बोलेंगे। और ये यहाँ पर फ्लोरा स्ट्रक्चर हो गया, ये लेबलम या लिप हो गया, और यहाँ पर ये तो तीनों सपल्स हो गए, और ये दो नॉर्मल वाले पेटल्स हो गए। अगर हम पेरियन की बात करते हैं तो सबको हम टेपल्स भी कह सकते हैं। तो उस केस में हम जो टेपल्स है उसको टेपल से बोलते हैं, क्योंकि पेरियंत में जो बात आती है उसमें सेपल और पेटल का इस्तेमाल कम करते हैं, टेपल का करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, इसको आप अपने हिसाब से पेटल और सेपल या टेपल बता सकते हैं। ये इसका फ्लोरल फार्मूला है ऑर्किडेसी का, जिसमें आप ये लेबलम देख रहे हैं जो कि पोस्टीरियर साइड पे होता है। मदर एक्सिस हमेशा पोस्टीरियर साइड पे होती है, तो पोस्टीरियर वाला जो है वो लेबलम बना लेता है। कभी कभी सवाल आ जाता है कि कौन सा इसमें पेटल जो है वो लेबलम बनाता है, इंटीरियर या पोस्टीरियर, तो आप बताएंगे पोस्टीरियर। और बाकी ये जो दो अपने जो हैं ये इंटीरियर हो गए, ये सेपल्स हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे स्टाइल स्टिग्मा हो गया, और यहाँ पर ये इसके साथ अटैच स्टेमन हो गए। तो ये फार्मूला हो गया K3, मतलब इसमें सेपल 3 है और C2 है, और एक जो है लेबलम बना लेता है, तो दो ये हो गए और एक ये लेबलम हो गया। एक से दो तक हो सकते हैं, नॉर्मल में एक होगा, ऐसे दो भी होते हैं, कहीं कहीं तीन भी होते हैं। गैनोशियम जो ट्राई कार्पेलरी होता है, और इन्फीरियर ओवरी होती है। अब बात आती है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो फैमिली जो है वो मोस्टली नोन है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत शोई फ्लावर्स होते हैं। और जो ऑर्नामेंटल में भी जो जीनस हैं जो ज़्यादातर बेचे या ख़रीदे जाते हैं उनमें कैटेलिया है, डेंड्रोबियम है, सिम्बीडियम है, एफिड्रम है, वेंडा है, और कोलियोगाइन है, और ब्रेसिया है। तो ये सब इनके फिगर्स आप इंटरनेट पर दोबारा से देख लीजिएगा कि क्यों ये इतने खरीदे और बेचे जाते हैं और इकोनॉमिक महत्व की फैमिली बन जाती है। एक जो फैमिली एक प्लांट ऐसा है जो कि इसमें फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसको वनीला कहते हैं, जो मैंने आपको फिगर दिखाया था, तो वनीला प्लेनिफोलिया है। इससे ये फ्लेवरिंग एजेंट निकलता है जो बहुत आइसक्रीम और केक वगैरह में इस्तेमाल होता है। फाइलोजेनी की बात करें इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट एडवांस फैमिली मोनोगॉट की।
द फैमिली इज़ यूजुअली कंसिडर एज अ नेचुरल ग्रुप. द मोनोफिली ऑफ द फैमिली सपोर्टेड बाई मॉर्फोलॉजी एंड आरबीसीएल सीक्वेंस. अब फाइलोजेनी में ये ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को हम फैमिली तभी कहेंगे जब इसमें मोनोफिली आ रही हो. तो यहाँ पे मोनोफिली है और इसे सपोर्ट किया है मॉर्फोलॉजी ने भी, और साथ साथ जो आरबीसीएल सीक्वेंस है उन्होंने भी बता दिया कि मोनोफिली है. फैमिली इज़ कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 सब फैमिली. ये एपो स्टेसोइडी है, साइप्रिपिडोइडी है और ऑर्किडोइडी है. जो पहली वाली है, पहले दो हैं वो एक एक ट्राइब इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो आखिरी वाली ऑर्किडेसी है उसमें लगभग 99% ऑफ ऑर्किड स्पीशीज़ आ जाती हैं. तो एपोस्टियोइडी और साइप्रिडोइडी ये छोटी सब फैमिली है, सबसे बड़ी सब फैमिली ऑर्किडोइडी है और ये फर्दर 4 ट्राइब में डिवाइड होती है. एपोस्टियोइडी ये कंसीडर की जाती है एज अ सिस्टर ऑफ रिमेनिंग ऑर्किड. तो जितने भी 99% तो ऑर्किडोइडी में आ गए, बाकी जो आते हैं उसमें ये कहा जाता है कि एपोस्टियोइडी से कहीं ना कहीं इनका संबंध है. और जो मोनोफाइलेटिक इसमें जो ओरिजिन है वो ये मानी जाती है कि वेसल एलिमेंट पाए जाते हैं और सिंपल, और इसमें साथ में सिंपल परफोरेशन होते हैं और सीड टाइप डिस्टिंक्ट होती हैं. तो मॉर्फोलॉजी के बेस पर, एनाटॉमी के बेस पर तो ये करेक्टर हो गए. बाकी आरबीसीएल ने ये सिद्ध कर दिया कि ये मोनोफाइलेटिक फैमिली होती है. साइप्रिडोइडी आर यूजुअली कंसिडर क्लियरली मोनोफाइलेटिक. अब ये भी सब फैमिली मोनोफाइलेटिक ओरिजिन दिखाती है और जो डेटॉल ने 1999 में ये बात बताई थी. और उनका जो बताने का कारण था उसमें सेकेट लेवलम का होना, दो फंक्शनल स्टेमेंस का होना और पोलिनिया की एब्सेंस होना. वहीं जो मेंबर ऑफ ऑर्किडोइडी जो सबसे बड़ी सब फैमिली है उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक है वो एक्यूट एंथर अपेक्स है और स्टेम इसमें सॉफ्ट होते हैं और सिलिका बॉडीज़ नहीं होती स्टेम में. और अभी हाल फिलहाल में जो एपी वेब है उसने इसमें 5 सब फैमिली को रिकॉग्नाइज़ किया है और दो और जोड़ दी हैं. एक तो वेनिला की बना दी है, वेनिलॉइडी, और एफिडेंड्रियम की बना दी एपीडेंड्रियोइडी. तो ये दो और सब फैमिली जुड़ गई. तो इस वक्त अगर स्टेटस देखा जाए तो इसमें 5 सब फैमिलीज़ हैं. द रिसेंट स्टडीज़ हैव however put some uncertainty over the position of cypripedidae. For example, they may group with Vanilloidy और भी सिस्टर ऑफ ऑर्किडोइडी. तो ये साइप्रिडोइडी में जो है वेनिलॉइडी के साथ भी जा सकती है और ऑर्किडेसी के साथ भी जा सकती है. लेकिन बस इसके जो करेक्टर हैं वो एपोस्टोआईडी से नहीं मिलते. तो ये एक थोड़ा सा अभी भी एक बहस का मुद्दा है कि इसका प्लेसमेंट कहाँ हो. रिलेशनशिप विद इन ऑर्किडोइडी आर बिकमिंग फेयरली वेल रिजॉल्व. अब जो भी रिलेशनशिप ऑर्किडोइडी से की गई उसे उसमें काफ़ी काम किया, जैसे कैमरॉन ने 2004 में और थॉर्ने ने 2006-07 में ये काम किया. और उसके बाद 6 सब फैमिली बनाई जिसमें एपोस्टोआईडी तो बिल्कुल ही अलग है. उसके अलावा जो अलग मिलते जुलते प्लांट साइप्रोइडी से निकाले गए उसमें उसको डाल दिया गया न्यूविडोआईडी में. उसके बाद एक तीसरी साइप्रोइडी है, ऑर्किडोइडी है और एपिडेंड्रोइडी है. तो वेनिलॉइडी जो था उसको यहाँ से हटा दिया गया और वेनिलॉइडी को ऑर्किडोइडी के साथ ही समाहित कर दिया गया. तो ये एक चेंज थॉर्ने ने 2006 और 7 में अपनी स्टडी के मुताबिक किया. तो इसी के साथ ये ऑर्किडेसी फैमिली भी समाप्त होती है. इसका फाइलोजेनी वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है और जो बाकी आपने जो इसमें फ्लोरल करेक्टर हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं. क्यों एडवांस है ये सवाल आ सकता है. और बहुत से छोटे छोटे टर्म थे जो कि आपको दूसरी फैमिलीज़ में नहीं मिलते हैं. उनको आप यहाँ पे पढ़िएगा, जानिएगा और अपने नोट्स खुद से तैयार कीजिएगा. तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार.